सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, गॉडफादर ये लफ्ज़ तो काफ़ी पुराना है और आपने सुना भी होगा, लेकिन पाकिस्तान में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल अगर मैं कह दूं कि ज़बान ज़द-ए-आम हुआ पनामा के फ़ैसले के बाद तो गलत नहीं होगा। पनामा के फ़ैसले के बाद ये लफ्ज़ गॉडफादर हर ख़ास व आम के ऊपर था। कुछ लोग आज भी ये सोचते होंगे ये गॉडफादर आखिर कहाँ क्यों गया, क्यों इसको कहा गया। कुछ लोग आज भी शायद ये सोचते होंगे कि इस गॉडफादर का मतलब क्या है, जिसको पंजाबी में बहुत से लोग गॉडफादर भी कह देते हैं। दायरे कहते हैं गॉडफादर, ये अंग्रेजी लफ्ज़ अगर देखा जाए। और इस गॉडफादर से हमारे मुल्क का आखिर लेना देना क्या है, सिंपल सवाल। ख़ास तौर पर इस गॉडफादर का जो मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब हैं या हज़रत नवाज शरीफ साहब हैं, उनसे क्या लेना देना था, इस टर्म का क्यों यूज़ किया गया। नवाज शरीफ तो एक जमहूरी मुल्क के जमहूरी वज़ीर आज़म रहे, वो भी 3 बार। उनका मुकदमा चला, फिर नाअहल साबित हुए और जेल चले गए। इसके बाद उनकी सियासी जमात में से ही एक अजीम हस्ती को सिलेक्ट करके वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने ही उन्हें वज़ीर आज़म बना दिया। इंतखाबात हुए, उनकी जमात को शिकस्त का सामना करना पड़ा, यानी वोट को इज्जत मिली और आज उनकी जमात ऑपोजिशन में है, नवाज शरीफ जेल में है, तैयारी कर रहे हैं एक नए एहतजाज की। अच्छा, उसी एहतजाज की अगर मैं बात करूं जिसके वो 2014 में, आपको याद होगा, सख्त खिलाफ थे। ये जो धरनों की सियासत है, एहतजाजों की सियासत है, क्या कहते थे, आपको याद होगा। उसी एहतजाज की तैयारी, जिस एहतजाज को वो जमहूरियत और मईशत के लिए नुकसानदेह समझते थे, जहर आलूद समझते थे, उसी एहतजाज की तैयारी जो आज से 5 साल पहले उनकी नज़र में क्या था, मुल्क दुश्मन था, टू कट शॉर्ट। लेकिन सवाल अब भी अपनी जगह कायम है कि आखिर ये गॉड फादर है क्या, ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया, इसका हमारे मुल्क से क्या ताल्लुक, इसका नवाज शरीफ से क्या ताल्लुक। इस पर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ और आप लोग बड़ा महजूज होते हैं हमारी कहानियाँ सुन के। चले जी, अब इंजॉय कीजिए, ज़रा सुनिए। कहानी है जी, कहानी की तरह ही, ज़रा सुनिएगा। गॉडफादर अव्वल, जिसका ताल्लुक इटली से था, पहला शख्स था जिसने जुर्म की दुनिया में साइंसी तरीके मुतारिफ करवाए। वो रियासत के अंदर रियासत और अंडरवर्ल्ड जैसी मशहूर इस्लाहियतों का भी बानी था। गॉडफादर अव्वल ने बाकायदा ऐसे इदारे कायम किए जिनमें मुजरिमों को जराइम की तरबियत फराहम की जाती थी, यानी उसने जराइम की अकेडमीज कायम कर दी जहाँ जुर्म पढ़ाए जाते थे, सिखाए जाते थे। उसी शख्स जिसे हम गॉडफादर अव्वल का नाम देते हैं, यानी नंबर 1 वाला, उसने मुजरिमों का, अगर हम बात करें बैनुल-अक़वामी जो नेटवर्क है, वो भी कायम कर दिया और उसने असलहा, मुनशियात और जाली दस्तावेज़ात तैयार करने के लिए बाकायदा लेबॉर्ट्रीज भी बनाई है। मैं गॉडफादर अव्वल की बात कर रही हूँ। और उन लेबॉर्ट्रीज को जराइम के नए नए तरीके ईजाद करने पर लगा दिया। गॉडफादर की इब्तिदा बहुत इंटरेस्टिंग थी। वो एक छोटा सा मुजरिम था लेकिन बासलाहियत था। शुरुआत बड़ी दिलचस्प और काबिल गौर थी। वो एक छोटा सा मुजरिम था, छोटा सा, मैं बता रही हूँ आपको। वो ग्रुप और इसके अलावा ये बनाने में बड़ा, समझ लें कि माहिर था, बड़ा एक्सपर्ट था और जो जिद्दत पसंद इंसान कह लें, इस टाइप का इंसान था। वो हमेशा 2-3 अशरे आगे की बात सोचा करता था पहले ही कि अच्छा आगे क्या होगा। उसने 1934 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग मंसूबा बनाया। क्या किया जी, उसने चंद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स और रिटायर्ड साइंसदानों की खिदमत हासिल करने का प्लान बनाया। हासिल की। प्रोफेसर्स ने इटली की तमाम यूनिवर्सिटीज़ का दौरा किया और गॉडफादर को तमाम ज़हीन और बासलाहियत नौजवान जो तलबा हैं उनकी लिस्ट यानी फ़हरिस्तें बना कर दी गई। और जो बुज़ुर्ग सियासतदान थे जी, उन्होंने उसे उन तमाम लोगों के नाम और एड्रेस फराहम कर दिए जो कि मुस्तकबिल करीब में बड़े सियासतदान साबित हो सकते थे। गॉडफादर ने इन तमाम तलबा को वज़ाइफ दिए, उनको बरतानिया और अमेरिका की आला तरीन यूनिवर्सिटीज़ में तालीम दिलवाई और इसके बाद उन्हें इटली के बड़े बड़े सरकारी, नीम सरकारी और प्राइवेट इदारों में भर्ती करवा दिया। अच्छा, उसने छोटे छोटे सियासतदानों की पुष्टपनाही की और उन्हें सियासत के मरकज़ी धारे में शामिल करवा दिया। उसने कानून दान जमा किए और उनमें से बेशुमार वकीलों को जज बनवा दिया।
अच्छा, उसने क्या किया है कि जी कुछ लोगों को सफ़ीर, मुशीर और वज़ीर भी बनवाया। उसने अपने लोगों को सनतकार और ताजिर भी बनवाया। उसने अपने तमाम लोगों को बैंकार और माहिर, हम कह सकते हैं माशियात, ये भी बनवाया। उसने अपने बहुत से लोगों को कानूनदान बनवाया, बहुत से लोगों को कलमकार बनवाया। जिस शख्स ने गॉडफादर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी होती थी तो वो क्या करता था जी, उसी का हरकारा होता था। सोचिए, जिसने रिपोर्ट पर दस्तखत करने होते थे, जिसने मोहर लगानी होती थी, या जिसने गिरफ्तारी का हुक्म देना होता था, जिसने छापे मारने होते थे, जिसने अदालत में पेश करना होता था, जिस वकील ने उस पर चार्जशीट लगानी होती थी, जिस सियासतदान ने उसके खिलाफ कानून बनाना होता था, जिस वजीर या मुशीर ने उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होती थी, वो सब के सब उस गॉड फादर के पे रोल पर होते थे। इस कहानी का हीरो भी कौन था जी? वही गॉड फादर। और विलन भी कौन था? वही गॉड फादर। उस गॉड फादर ने दुनिया पर हुकूमत करने के लिए ऐसा निज़ाम बनाने की कोशिश की जिसमें कानून भी वही लिखता, इंसाफ भी वही देता, हुकूमत भी वही करता, ऑपोजिशन भी वही करता, जुल्म भी वही करता, एहतजाज भी वही करता। हर शोबे में उसका अपना आदमी तैनात होता। उसकी मर्ज़ी के बगैर ना कोई फ़ाइल अप्रूव हो सकती थी और ना ही कोई मंसूबा बनाया जा सकता था, ना कानून हरकत में आ सकता था। अब हम अपना सवाल थोड़ा सा बदल लेते हैं। इस कहानी ने तो बता दिया कि गॉड फादर कौन था और आपने यकीनी तौर पे एंजॉय भी किया कहानी को सुन के, लेकिन अब सवाल यह है कि इसका हमारे मुल्क से क्या ताल्लुक? हमारे मुल्क में गॉड फादर कौन था? अब अगर इस कहानी, जिसे आप फर्जी ही समझ लें, फर्जी कहानी है, इसी कहानी के तनाजुर में हम अपने मुल्क की सियासत को देखें तो पूरी, अगर हम कहेंगे पूरी तो नहीं, लेकिन किसी हद तक हमें अपने निज़ाम में, सिस्टम में इसी गॉड फादर की रिजेम्बलेंस नज़र आएगी। ऐसा ही है, ज़रा आंखें बंद करें, रिकॉल करें, बहुत सी चीज़ें आपकी मेमोरी में आएंगी, आपको लगेगा हाँ कहानी से मिलती जुलती चीज़ें, एपिसोड्स आपके साथ भी हुई होंगी। हमारे मुल्क में, नाज़रीन, मैं अक्सर कहती हूँ प्रोग्राम में, दो निज़ाम है, एक आमरियत जो कि ख़त्म हो गया, एक जमहूरियत जो ज़रूरी भी है और चल भी रहा है और चलता रहना चाहिए। जमहूरी निज़ाम जो कि अवामी निज़ाम कहलाता है, अवाम के लिए होता है और इसमें दहाइयों तक सियासत करने वाली दो बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स रहीं, जिन्हें मैं शेर वाली पार्टी और तीर वाली पार्टी कहती हूँ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कम ही कहती हूँ। ये वो दो सियासी जमातें हैं जो एक दूसरे की सबसे बड़ी मुखालिफ रहीं और एक दूसरे की सबसे बड़ी हलीफ भी रहीं, आज भी हलीफ ही दिखाई देती हैं। ये दो जमातें जिनके कई बार इस मुल्क पर हम देखते हैं कि इन्होंने हुकूमत की, जब एक जमात हुकूमत में होती तो दूसरी ऑपोजिशन में होती, जब दूसरी ऑपोजिशन में होती तो पहली हुकूमत में होती। कई लड़ाइयों के बाद एक ऐसा मरहला आया जब इन दोनों जमातों को यकीन हो गया था कि पाकिस्तान में अगर हुकूमत करनी है या फिर ऑपोजिशन, इन दोनों जमातों के अलावा कोई तीसरी बड़ी जमात नहीं है। इसलिए अगर मुस्लिम लीग नून हुकूमत में हुई तो यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन संभालेगी, और अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में हुई तो फिर मुस्लिम लीग नून ऑपोजिशन का किरदार अदा करेगी। बड़ी सिंपल सा फॉर्मूला था और इसी हकीकत को तस्लीम करते हुए इन दोनों जमातों ने किया मिसाके जमहूरियत। मिसाके जमहूरियत जिसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हम कहते हैं, और आपने ये लफ्ज़ बहुत सुना होगा, हमारे करंट वज़ीर आज़म ने तो इस लफ्ज़ का बहुत बार इस्तेमाल किया जी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया हुआ था इन दोनों पार्टियों ने। अच्छा जी, जिसे हम सीधे अल्फाज में कहें कि बारियां लेना, आज ताड़ी वारी कल साड़ी वारी, बस ये बात थी। अब ऑपोजिशन भी इनकी, सियासत भी इनकी, हुकूमत भी इनकी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत की बात कर लेते हैं तो भुट्टो पर बतौर हुक्मरान कई इल्ज़ाम लगे, लेकिन करप्शन का इल्ज़ाम ना उनकी ज़िंदगी में कोई लगा सका और ना ही उनकी मौत के बाद। मगर आज की पीपल्स पार्टी का दूसरा नाम शायद, सॉरी टू से, करप्शन ही बन चुका है। पीपल्स पार्टी पर करप्शन के इल्ज़ामात बेनज़ीर भुट्टो की आसिफ अली जरदारी से शादी के बाद सामने आना शुरू हुए थे। बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत की अगर हम बात करें, उसमें आसिफ अली जरदारी को मिस्टर 10% के नाम से जाना जाता था और देखते ही देखते पीपल्स पार्टी बदउनवानी के हवाले से मशहूर हो गई। हर वज़ीर, हर मुशीर की पाँचों उंगलियां घी में और सर कड़ाही में होने लगे। अच्छा, मौका गनीमत जानकर आसिफ अली जरदारी के ज़माने तालिबे इल्मी के दोस्त डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा समेत कई दूसरे भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा बनकर उभरे। इन लोगों ने हुकूमत की बरतरफी के बाद भी आसिफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी का साथ नहीं छोड़ा,
बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद बनने वाली हुकूमत आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी ने बनाई, जिसमें वज़ीर आज़म आपको याद होगा यूसुफ रज़ा गिलानी को बनाया गया और आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बन गए। इसी दौर में मुल्क की तारीख के बड़े करप्शन स्कैंडल्स भी सामने आए। हज स्कैंडल में बराह रास्त वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और किराए के बिजली प्लांट स्कैंडल में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का नाम भी सामने आया, आपको याद होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर के गिर्द घेरा भी तंग होता गया और उनके साथी बैरून मुल्क से भी पकड़ पकड़ कर पाकिस्तान लाए जा रहे हैं। नौबत सिंध हुकूमत और इसके वज़ीर आला तक भी आ पहुंची। आज सिंध पर 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ऐसा ये तीर वालों की हुकूमत है जिन्होंने कोई तीर नहीं चलाया किसी भी अच्छे मैदान में। लेकिन उस सिंध की हालत अगर मैं देख लूँ, वो तो कहते हैं बहुत बेहतरीन है, बेहतरीन, लेकिन काबिल तरस कह दूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, काबिल रहम कह दूँ अगेन गलत नहीं होगा। एक मखसूस तबका है जी आज भी सिंध को चूस रहा है, जबकि गरीब का हाल वही है, किसान का हाल वही है, मजदूर बेचारे का हाल वही है, आम आदमी का हाल वही है जो पहले था। हैरत इस बात की रही कि 12 सालों में जो मुस्लिम लीग नून थी उसने बयानात की हद तक, मेरे ख्याल से एटलीस्ट बयानात की हद तक तो पीपल्स पार्टी पर बहुत तनकीद की, करप्शन का इल्ज़ाम भी लगाया, मुकदमात भी बनाए, लेकिन इनमें पेशरफ्त आपने देखी हो ही नहीं सके। तो देखते कैसे आप लोग। पीपल्स पार्टी से मुतालिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कायद के क्या ख्यालात थे, ज़रा थोड़ा सा इनको भी याद करवाते हैं। और नाज़रीन आपको तो याद होगा ही, हमारी तरह मेमोरी हम लोगों की और आपकी अच्छी है, सियासतदानों की मेमोरी थोड़ी सी गजनी टाइप हो जाती है। रज़ा ज़रा याद करवाइएगा जी। तो ये थे कुछ ख्यालात, कुछ नज़रियात कहते हैं जो मुस्लिम लीग नून के कायदीन के थे। उस वक्त मुल्क का कबाड़ा हो रहा था, उस वक्त मुल्क का कहते हैं बेड़ा गर्क हो रहा था, मुल्क की मैशत डूब रही थी, निज़ाम को ख़तरा था हमेशा की तरह, जमहूरियत को भी ख़तरा था, बहुत ज़्यादा ख़तरा था, अवाम बदहाल थे और मसला था सिर्फ एक पीपल्स पार्टी। इंतखाबात हुए, मुस्लिम लीग नून जीत गई, पीपल्स पार्टी विफाक से निकलकर सूबे तक महदूद हो गई, यानी डिमोशन हो गई। आज भी सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। मुस्लिम लीग नून जब तीसरी बार इक़्तिदार में आई तो तीसरी बार भी मुल्क के वज़ीर आज़म बने मोहतरम हज़रत मियाँ नवाज शरीफ साहब, और पंजाब के वज़ीर आला बने निक्के परा शहबाज शरीफ साहब। बाकी वजारतें बांट दी गई प्यारों में, अजीज़ों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में। अच्छा, जिन 5 सालों में सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल जो मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के लिए मुश्किल का बाइस बना, पनामा स्कैंडल था। ऑपोजिशन उस बार सिर्फ पीपल्स पार्टी की नहीं थी, तहरीक इंसाफ भी ऑपोजिशन का हिस्सा थी, और तहरीक इंसाफ की वजह से ही मामला ऐवान से सड़कों पर आ गया, सड़कों से अदालत में गया, और नवाज शरीफ जुम्मा मुबारक के, उनके लिए मैं कहती हूँ लकी दिन होता है, लकी दिन, खुशकिस्मत दिन, नाहली की मिराज पर जा पहुँचे। हैरानगी की बात यह थी कि पीपल्स पार्टी ने भी सिर्फ लफ्जी हद तक नवाज शरीफ की करप्शन पर बात की, मजम्मत भी की, लेकिन लफ्जी हद तक, और तहकीकात का भी मुतालिबा किया सिर्फ लफ्जी हद तक। और हालिया इंतखाबात से पहले तक पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून के बारे में जो नज़रियात थे, ख्यालात थे, इसकी भी एक ज़रा झलक दिखा दें रज़ा नाजरीन को भी, ख़ासतौर पर सियासतदानों को जिनकी मेमोरी बहुत वीक है। ये थे कुछ नज़रियात या फिर हम कह दें ख्यालात जो पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के थे, मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के बारे में। लेकिन फिर ये इख्तिलाफ़ात दोबारा बदल गए और आज ये फिर एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के लिटरली जमहूरियत के बाग में सैर कर रहे हैं और रोमांटिक गाने गा रहे हैं, वोट के फल खाने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, इन दोनों जमातों के लम्हों में बदलते ख्यालात, चुटकियों में बदलते जो इख्तिलाफ़ात हैं और इत्तेहाद की वजह आखिर क्या थी, आपने सोचा? इन दोनों जमातों के शदीद तरीन नज़रियाती इख्तिलाफ़ात इत्तेहाद में बदलने की कोई तो हकीकत होगी और बहुत बड़ी हकीकत होगी, यकीनी तौर पे इतनी नफरत मोहब्बत में कन्वर्ट हो गई, सोचने वाली बात। ये दो जमातें जो कई बार इक़्तिदार में भी रहीं और अपोजिशन में भी रही, नज़रियात अलग, मंशूर अलग, सियासत अलग और तर्ज सियासत भी अलग, लेकिन क्या वो कौन सी हम कह दें कि मजबूरी थी जो इन दोनों सियासी जमातों की आला क़यादत को एक साथ बैठने पर मजबूर कर देती है? वो कौन सा किरदार है जो इन दोनों सियासी जमातों के शदीद इख्तिलाफ़ात, लड़ाइयों को, रंजिशों को भुला के दुश्मनी की हद तक कायम होने वाले इख्तिलाफ़ात को बड़ी ही मोहब्बत से जमहूरियत के सांचे में ढाल देते हैं? क्या है वो किरदार है जी गॉड फादर, गॉड फादर, गॉड फादर। और पाकिस्तान में गॉड फादर क्या है? ये निज़ाम, ये सिस्टम जिसे ये दो सियासी जमातें जमहूरी निज़ाम कहती रहीं। जमहूरी निज़ाम देखना हो तो आप
मगरिब को देखिए ज़रा, जहाँ से ये जमहूरियत एडॉप्ट की गई है बाकायदा। एहतजाज, इख्तलाफ, सियासत, लाकानूनियत सब है, लेकिन जमहूरियत के साथ हमारे यहाँ जमहूरियत के नाम पर क्या है क्या? एक ऐसा वो सीधा और टूटा हुआ माजूर निज़ाम जिसने आज तक किसी आम आदमी के लिए एक टके का फायदा ना किया हो। आप सिंध का हाल देखिए, जुल्म करने वाला भी गॉडफादर, मजलूम के साथ खड़ा होने वाला भी गॉडफादर, थाने में उसी जुल्म के खिलाफ FIR काटने वाला भी वही गॉडफादर, तालीम छीनने वाला भी गॉडफादर, तालीम देने का झूठा वादा करने वाला भी वही गॉडफादर, तालीम के नाम पर फंड लेने वाला भी वही गॉडफादर, और सिंध के 52% बच्चे जो तालीम नहीं हासिल कर सकते उसका जिम्मेदार भी वही गॉडफादर। सिंध में अस्पताल बनाने के जो झूठे वादे हैं, दावे हैं, वो करने वाला भी गॉडफादर। सिंध के बच्चे मर रहे हैं क्योंकि कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन? यकीनी तौर पे वही गॉडफादर। उस बच्चे की माँ को दिलासे देने वाला गॉडफादर, और कौन? और एक बार फिर सिंध के अवाम को हकूक दिलाने की कस्में खाने वाला झूठा 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 वही गॉडफादर। हमारे मुल्क में ये गॉडफादर एक सिस्टम है, एक निज़ाम है, एक ऐसा निज़ाम जो सिर्फ मुझ और आप जैसे आम लोगों का खून चूस रहा है, एक मखसूस तबके का पेट भरता रहा। सिंध में 12 साल, सिंध तबाहाल, कराची कचरे की नज़र, अस्पताल है ही नहीं भाई, स्कूल किसे कहते हैं, सेहत है नहीं, तालीम है नहीं। जो सिंध के तर्जुमान बने वही सिंध को बर्बाद करने के ज़िम्मेदार हैं। शिकायत करें तो किससे करें, किसको दिल का हाल सुनाएं? सिंध के किसी स्कूल में जाएं, तालिब इल्म नहीं, भुट्टो है, भुट्टो नज़र आएगा। अस्पताल में चले जाएं, मरीज़ नहीं, भुट्टो नज़र आएगा। या मरीज़ बहुत ज़्यादा होंगे, बेड कम होंगे, डॉक्टर नहीं होगा, या होगा तो बेचारा लड़ रहा होगा कि उसके अपने इश्यूज होंगे, सॉल्व नहीं हो रहे, लेकिन भुट्टो होगा वहाँ पे। थाने में चले जाएं, पुलिस वाले बाद में नज़र आएंगे, पहले भुट्टो नज़र आएगा। सड़कों पर जाएं, उजड़ी हुई सड़कों और खड्डों में आपको भुट्टो नज़र आएगा। यकीन जानिए, कभी कोशिश करके देखिएगा, जाइएगा ज़रा सड़कों पर, भुट्टो नज़र आएगा। जिस जिसको मिले मुझे भी बताइएगा। लाड़काना की गलियों में आप जाएँ, भुट्टो नज़र आएगा। वोट दें भुट्टो के नाम पर, जिम्मेदार भी भुट्टो। मैं इस भुट्टो की बात नहीं कर रही, उस भुट्टो की जिसका नाम जुल्फिकार अली भुट्टो था। मैं उस भुट्टो की बात नहीं कर रही जिनके बारे में मैं खुद कहती हूँ कि ग्रेट लीडर थे, बड़े लीडर थे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब। मैं तो उस भुट्टो की बात कर रही हूँ, इस भुट्टो की जिसने सिंध के अवाम का जीना मुश्किल किया। डिफरेंस आपको पता है ना जुल्फिकार अली भुट्टो में और इस भुट्टो में, जिसको इन लोगों ने जिंदा रखा हुआ है। जिस तरह इसाक डार ने आर्टिफिशियल तरीके से हमारी इकोनॉमी को सेट किया हुआ था, डॉलर और जो हमारे रुपए की जो कदर है उसमें आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल तरीके से सेट किया था, इसी तरह वो जुल्फिकार अली भुट्टो थे और ये भुट्टो जिंदा रखा हुआ है इन लोगों ने अपने मुफादात के लिए, जिन्होंने कुछ नहीं करना, सिर्फ वोट लेना है। जो खैरफा बने, अगर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की बात करूं, वो बहुत ही खैरफा और बहुत ही अच्छा कैरेक्टर थे, लेकिन उनके जाने के बाद, या फिर बेनज़ीर भुट्टो ने किसी हद तक संभाला, लेकिन उनके जाने के बाद जो पीपल्स पार्टी का हाल है, मेरे ख्याल से मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, जो जालिम है वही हाकिम है, जो हाकिम है वही चोर है, जो चोर है वही कानून है, जो कानून वही कानून शिकन, जो कानून शिकन वही इंसाफ का लंबरदार, जो इंसाफ का लंबरदार वही ईमानी का पैकर, जो बेईमानी का पैकर हमें नजर आएगा वही जमहूरियत का तर्जुमान होगा, जो जमहूरियत का तर्जुमान होगा वही अवाम का दुश्मन होगा, जो अवाम का दुश्मन होगा वही वोट का हकदार होगा, जो वोट का हकदार होगा वही करप्ट होगा, जो करप्ट होगा वही सरकारी ओहदे पर विराजमान होगा, जो सरकारी ओहदे पर विराजमान होगा वही करे अवाम का इस्तेहसाल, जो करे अवाम का इस्तेहसाल वही अवाम का तर्जुमान। ये है वो निज़ाम, ये है वो माफिया, ये है वो किरदार, ये है गॉड फादर ऑफ पाकिस्तान। और ये गॉड फादर सिर्फ सिंध में नहीं बल्कि पिछले 10 सालों से पाकिस्तान के हर कोने में फैल चुका है। ये जो जमहूरियत के नाम पर हमें सुभान अल्लाह माशाल्लाह निज़ाम मिला, ये गॉड फादर ही पैदा करेगा। और आज जब 10 सालों बाद इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि हुकूमत के कई फ़ैसले बहुत अक्ल से पैदल, काबिल मुज़म्मत, लेकिन जो हुकूमत के सही और इस्लाही फ़ैसले हैं जिनसे मुल्क की समत सीधी हो सकती है, उसको भी यही निज़ाम ही, गॉड फादर निज़ाम ही इम्प्लीमेंट करने के ख़िलाफ़ है। इसीलिए कभी ताजिर तबका बाहर निकला हुआ हमें दिखाई देता है, कभी डॉक्टर्स ब्लैकमेल करते हैं, तो कभी कोई और तबका। तमाम अफराद गॉड फादर के मुलाजमीन हैं और इसके नज़रियाती सपोर्टर्स भी हैं।
इसी गॉडफादर ने सिखाया कि कौम के पैसों पर अय्याशी कैसे की जाती है। इसी गॉडफादर ने कौमी ख़जाने को लूटने के नए नए तरीके ईजाद किए। इसी गॉडफादर ने जाली दस्तावेज़ात बनाने में PhD की सनद हासिल की। इसी गॉडफादर ने इस मुल्क में गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बना दिया। इसी गॉडफादर ने आज भी गरीब के मसाइल, सेहत, तालीम, रोज़गार ताकि महदूद रखे। आज भी एक गरीब आदमी तरक्की को 2 वक्त की रोटी में तलाश करता है। आज भी एक आम आदमी जमहूरियत को बिरयानी की देग में ढूंढता है। आज भी इस मुल्क में रहने वाला चोरी सिर्फ अपने और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए करता है। आज भी इस मुल्क का काबिल तबका जो मुस्तकबिल का मेमार बन सकता था, गुटके खा खा कर, खून थूक कर मर गया। आज भी लोग किसी चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले करने के बजाय इसका फैसला सड़कों पर ही करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन हम देखें कि आज भी भुट्टो जिंदा है। आज भी तमाम लोग पता नहीं किस मुंह से वोट लेते हैं। अब आपको जहां भी मिले ना, उनसे ये कहिएगा कि सब कुछ चलेगा, लेकिन अब तुम लोगों का ये जो चूरन बेचने का तरीका है, ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सेकंड सेगमेंट जिसमें हमें ज्वाइन करते हैं हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान। खबर जो कि वो शेयर करते हैं। इससे पहले कि मैं सदीक की जानिब बढ़ूं और उनसे पूछूं कि आज वो क्या शेयर करने जा रहे हैं, कुछ आपके साथ शेयर कर लेती थी। शरीफ ख़ानदान के लिए एक और मुश्किल, और जुमे के दिन के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं। देखिए जो मुश्किल है कब टूटेगी, किस दिन टूटेगी, मज़ीद अगर आगे जाके हम देखें। मुलजिम जो फैसल शाहीन है जी, उन्होंने जज अरशद मलिक और नासिर बट की वीडियो बनाने का एतराफ़ कर लिया। बड़ी खबर है जी। FIA ने मुलजिम का मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड जो बयान है वो अदालत में भी पेश कर दिया है। जज अरशद मलिक और नासिर बट की मुलाकात में उन्होंने कहा जी वीडियो मैंने बनाई है, और ये मुलजिम फैसल शाहीन ने बाकायदा एतराफ़ किया और उसका कहना था कि वीडियो बनाने में नासिर बट के सहूलतकार का किरदार कह दें कि मैंने अदा किया। यानी हम कह सकते हैं कि मुलजिम ने सब कुछ बता दिया है। तो ये एक बड़ी खबर है। सदीक आपकी तरफ आना चाहूँगी। सदीक यानी मुलजिम ने सब कुछ बता दिया, उसने सब कुछ मान लिया, ये तो बड़ी अच्छी बात है और ये केस मजीद स्ट्रॉन्ग होगा सॉल्व होने के लिए और FIA को बड़ी मदद मिलेगी इसके एतराफ़ से। बात की थी जब ये मामला पहले चल रहा था, जब साइबर क्राइम की अदालत में चल रहा था, तो आपको याद होगा कि एक बार हमने कहा था कि इन किरदारों में से कुछ किरदार तैयार हो चुके हैं वादा माफ गवाह बनने के लिए या एतराफ़ करने के लिए। लेकिन फिर अचानक ऐसे हुआ कि इस केस में एक ऐसा फैसला आया जिससे हम भी चौंक गए, बल्कि सबको उसने चौंका दिया था उस फैसले ने, जब 3 मुल्जमान का नाम इस केस में से डिस्चार्ज कर दिया गया था। उस वक्त भी समझ नहीं आई कि इतना बड़ा केस, इतने इस तरह का जो खेल खेला गया, उसके बावजूद कैसे इनका नाम डिस्चार्ज कर दिया गया। तो बाद में पता चला कि पहले जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं शाइस्ता कुंडी, उनको अप्रोच किया गया, उनको खरीदने की कोशिश की गई, उन्होंने इनकार किया, उन्होंने केस सुनने से इनकार किया। एक और जुडिशल मजिस्ट्रेट साकिब जवाद के पास ये केस लगा और उन्होंने उसी दिन केस सुना, FIA की रिपोर्ट देखी, FIA के अफसरान मिले हुए थे, लोग मिले हुए थे इन मुल्जमान के साथ, और साकिब जवाद जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने इनके नाम डिस्चार्ज कर दिया। फिर ये मामला इसको चैलेंज किया गया। जब ये फैसला हुआ तो सब चौंक गए ये क्या हुआ है अचानक। जब दोबारा इसको गौर से देखा गया तो फिर पता चला कि शाइस्ता कुंडी को अप्रोच किया गया, वो नहीं मानी। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को बताया, उनको अप्रिशिएट भी किया गया शाइस्ता कुंडी साहिबा को। फिर अब साकिब जवाद के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है, तहकीकात की जा रही हैं। FIA के वो अफसरान जिन्होंने क्लीन चिट दी थी इन 3 मुल्जमान को, उनके खिलाफ भी तहकीकात जारी थी। अब इसमें एक तो मोड़ ये आया कि जब हमजा भट्ट को गिरफ्तार किया गया, जब फैसल शाहीन को गिरफ्तार किया गया, एक तो बात यह है कि इनके ऊपर 780A लगाई गई है और इनका केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलाया जा रहा है। जो दीगर मुल्जमान हैं जिनका कचहरी में एफिड कचहरी की अदालत में केस चल रहा है, उनके हवाले से भी ये कह दिया गया है FIA की जानिब से, जो कि फैसला महफूज है, कि उनका केस भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलाया जाए। एक तरफ तो इन सब का केस अब FIA इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुंतकिल कराना चाहती है, जबकि दूसरी तरफ फैसल शाहीन ने एतराफ़ कर लिया है कि बिल्कुल मैं गया था नासिर भट्ट के साथ और मैंने जाकर रिकॉर्डिंग की थी, और उनके इस एतराफ़ के बाद ये केस मजबूत हो गया है और अब किसी तौर पे भी कोई किरदार नहीं मुकर सकता कि उसने ये वीडियो नहीं बनाई। और इन्होंने बताया है कि वो किस तरह वीडियो बनाई, किसके लैपटॉप में ट्रांसफ़र की, फिर कैसे आगे पहुंची। तो अब ये केस, जैसे मैंने कहा कि इस केस में इतने मोड़ आ रहे हैं कि एक ऐसा केस जो कि इतना बड़ा केस है, लेकिन इसमें कुछ इदारों की हमें उस तरह से
एक्टिवली काम करते हुए भी नजर नहीं आ रहे थे जैसे एफआई ने किया। लेकिन अब जब ये मामला इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जा रहा है तो अब ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जो है इसको संजीदगी से देखेगी और ऐसे मुल्जमान, ऐसे लोग जिन्होंने इतने बड़े केस में एक जज की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की, उससे मुलाकातें की, ना सिर्फ उस जज को सजा मिलेगी क्योंकि उसके खिलाफ तो कार्रवाई लाहौर हाई कोर्ट को करनी है, और इन मुल्जमान को भी सजा मिलेगी कि जिन्होंने इस तरह से जज को चाहे पैसों से खरीदा, चाहे ब्लैकमेल किया, चाहे उसे ट्रैप किया, और उनकी ऑडियो और वीडियोस रिकॉर्ड करके और फिर जिस तरह मीडिया पर चलाई गई और एक पूरे इंसाफ के जो सिस्टम है, इंसाफ का प्रोसीजर है, उसको धचका और धचका पहुंचा, उसके ऊपर हर्फ आया, उसके ऊपर सवालात उठे। तो अब उम्मीद की जा सकती है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जिनका केस वहां पर पहुंच चुका है उनका संजीदगी से देखेगी। दूसरा जो फैसला है वो महफूज है, वो अब सुनाएगी अदालत कि वो केस जो ऑलरेडी मियां तारिक वगैरह का जो आपने दूसरे फैसले की बात की तो मैं भी जरा दूसरे सवाल की जानिब आती हूं। मैं आपको टोकना नहीं चाह रही थी, ठीक है जी। सदीक, आपने तमाम इन्फॉर्मेशन नाज़रीन तक पहुंचाई, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया ताकि आपकी पूरी बात वहां तक पहुंच जाए। मुझे बताया कि शरीफ खानदान के लिए जारी बात है, जब भी कोई मुश्किल खड़ी होती है तो शरीफ खानदान को बचाने के लिए आ जाते हैं ढेर सारे लोग, जिनके लिए बहुत से लोग पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते, खैर मैं नहीं करना चाहूँगी। अब उन लोगों का क्या रद्द अमल है? यकीनी तौर पर ये तो नहीं कहते हैं कि जो FI है उसने साजिश कर दी इस तरह का एतराफ़ी बयान लेके इस शख्स से, क्योंकि जो भी होता है इनके खिलाफ तो साजिश ही होती है। देखें एक तो ये मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान उन्होंने रिकॉर्ड कराया है और उनसे पूछा गया, उन्हें कहा गया कि आप ये जो जुर्म का एतराफ़ कर रहे हैं, ये जो आप बयान दे रहे हैं, ये आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं अपने बयान पे कायम हूँ। इसमें एक और चीज़ आप देखें, शरीफ खानदान को ये तो दाद दें कि जो भी उनके मोहसिन होते हैं उनके बाद उनके साथ क्या किया जाता है। ये खुद मुल्क से फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं, मुकर जाते हैं, और जो इनकी सहूलतकारी करते हैं वो फंस जाते हैं। आप देखें मियां तारिक, जिससे इन्होंने जज अरशद मलिक की गैर अखलाकी वीडियो खरीदी थी, अब वो मियां तारिक भी जेल में पड़ा है, और जो उसे खरीदने वाला एक किरदार था वो भाग चुका है। जो इस वीडियो बनाने में सहूलतकार थे, जिनके लैपटॉप में ट्रांसफर हुए, वो सारे गिरफ्तार हैं, और असल किरदार जो नासिर भट्ट है वो मुल्क से फरार हो चुका है। वो बाहर बैठ के और अब वहाँ से इंटरव्यूज दे रहा है और इल्ज़ामात लगा रहा है। और शहबाज शरीफ साहब जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बैठे थे, उन्होंने कहा मेरी भतीजी से पूछो, बाकियों से पूछा उन्होंने कहा मरियम से पूछो, मरियम से पूछा उन्होंने कहा नासिर भट्ट से पूछो, नासिर भट्ट कहाँ है, वो मुल्क से फरार हो चुका है। तो ये ऐसे ही करते हैं कि जिनको ये अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर उनको बेजारो मददगार छोड़ देते हैं, वो लोग गिरफ्तार हो जाते हैं और ये फिर आराम से पतली गली से निकल जाते हैं। लेकिन ये तो अब FIA को भी देखना लोग फिर इस्तेमाल क्यों होते हैं? इनको नहीं पता कि इनका रिकॉर्ड कैसा है, इनकी हिस्ट्री कैसी है, क्या उन लोगों की अकल मर जाती है? जी बिल्कुल, जो इनके हाथों इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, ये तो इस्तेमाल होने वालों पे भी है। लेकिन वही मैं आपको कह रहा हूँ कि अच्छा इन्होंने मियां तारिक के साथ क्या किया, जिसने गैर अखलाकी वीडियो बनाई थी और इनको दी, उसको जो गाड़ी दी वो उसका भी इंजन और उसका चेसिस नंबर टेम्पर्ड जाली, उसको जो चेक दिया वो भी बाउंस हो गया। तो ये देखें क्या इनका है कि जो इनके ऊपर एहसान करता है तो उसको फिर ये क्या सिला देते हैं। लेकिन अब ये देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को पहले अब डिसाइड करना है, क्योंकि वहाँ पे भी इन्होंने दरख्वास्त दी हुई है, नासिर भट्ट ने भी, और मियां नवाज शरीफ साहब के वकील जो ख्वाजा आरिस हैं उन्होंने भी 28 को मेन अपीलें फिक्स हैं, तो वहाँ पे सुना जाना है। लेकिन उसमें आप ये देखें कि अगर नासिर भट्ट नहीं आते, जो कि हम इसी प्रोग्राम में बता चुके हैं कि नासिर भट्ट ने 2 टोक इनकार कर दिया है कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, अगर नासिर भट्ट नहीं आएंगे पाकिस्तान, अदालत के सामने आगे पेश नहीं होंगे, तो इम्कान यही है कि शरीफ खानदान को, नवाज शरीफ को इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर नासिर भट्ट आते हैं, तमाम किरदार तमाम लोगों को पेश किया जाता है, वो मानते हैं कि हाँ हमने वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड किया है, फिर वो उसका फोरेंसिक कराया जाएगा। अगर साबित होता है ठीक है, वो हम कई बार बता चुके हैं कि उसका क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ने क्या तय किया है, उस पर पूरा उतरेगी वीडियो, अब जाके और हाई कोर्ट देख सकेगी कि इसका मुकदमे के ऊपर कोई असर है भी सही या नहीं है। ठीक है, असर है भी या नहीं। सदीक मुझे ये बताइए जो फरारी सिस्टम है, इश्तिहारी सिस्टम है, समझने में क्या कहना चाह रही हूँ कि कोई भी जुर्म करता है सीधा टिकट कटवाता है, फरार हो जाता है, अदालत बुलाती चली जाती है। सागदार की एग्जाम्पल आपके सामने, बेशुमार एग्जाम्पल्स माजी में भी ऐसी ही रही हैं, अभी भट्ट साहब की एग्जाम्पल आपके सामने है। यानी इश्तिहारी होना, फरारी होना बड़ा सिंपल है
क्यों हमारे यहाँ सिस्टम पर गौर नहीं किया जाता कि कोई भी जुर्म करने के बाद ना निकल सके, पहले उनको पता चल जाता है, इतला मिल जाती कि भी आपका केस खुलने वाला है, तो लिहाजा आप निकल जाएं ताकि केस खुलने के बाद नाम ECL में आ सकता है। अब भी आप एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं है तो आपको भागने का पूरा मौका दिया जा रहा है। इस सिस्टम को ठीक करने की मेरे ख्याल से अशद जरूरत है। इस बारे में कभी बात नहीं हुई, जो आला सतह की जो मीटिंग्स होती हैं, जो लोग इसको ठीक कर सकते हैं सिस्टम को, क्या कभी भी किसी ने कान नहीं धरे साइड पे? देखें, आपने दुरुस्त कहा, ये वैसे ज़्यादा लोग तो जो फ़रार हुए वो मुस्लिम लीग नून के ही दौर में फ़रार हुए थे, या ये बात भी आपकी ठीक है, कुछ अभी भी फ़रार हुए, जैसे नासिर भट्ट फ़रार हुए थे, या इस हुकूमत के दौर में बिल्कुल नहीं, तो अभी फ़रार हुआ, हाँ। के दामाद हैं वो फ़रार हुए, हाँ बिल्कुल। लेकिन देखें, ये हम एक सिलसिला इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह शुरू करेंगे इसी हफ्ते से, जिसमें हम बताएंगे कि शरीफ ख़ानदान के पास कितने एजाज़ात हैं, पाकिस्तान का जिसके पांच अफराद उनके ख़ानदान के इश्तिहारी हैं, मुल्क से फ़रार हैं, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब हैं, और इनकी जमात से वाबस्ता भी 3 लोग हैं जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं। 5 फैमिली के अफराद हैं, 3 पार्टी के अफराद हैं, और ये भी हम इसी प्रोग्राम में बताएंगे कि इस ख़ानदान ने कितना अर्सा इक़्तिदार में रहे और इनके ऊपर टोटल केसेस कितने हैं। हर एक का बताएंगे कि एक एक बंदे के ऊपर कितने केसेस हैं। मसला यह है कि इनका आज तक एहतसाब हुआ ही नहीं था। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने गिरफ्तार किया, लेकिन इनको डील दी और ये मुआहदा करके बाहर चले गए थे, और इनका उस दौर में एहतसाब हुआ ही नहीं। अब देखें, कैप्टन सफदर साहब उस दिन कह रहे थे कि इमरान खान जो हमारे साथ कर रहा है, ये तो हमारे साथ मुशर्रफ ने भी नहीं किया था। भाई, इमरान खान आपके साथ क्या कर रहा है? अभी तो आपके साथ हुआ ही कुछ नहीं है। AC की सहूलत आपको मिली हुई है, TV की सहूलत आपको मिली हुई है, आराम से जेल में आप बैठे हुए हैं। जब आप बाहर, नवाज शरीफ साहब उस दिन आए, माशाल्लाह बड़े फ्रेश थे वो, अच्छी बात है, बड़े सेहतमंद, वरना उनके वकील ने तो सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि उनको 1 दर्जन बीमारियां हैं, 17 वो अद्वियात खाते हैं, और उन्होंने लिख के दिया था कि अगर नवाज शरीफ साहब एक दिन भी जेल में मजीद रहे तो उनकी सडन डेथ हो सकती है। ये उनके वकील ने लिख के दिया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मियां साहब पहले से ज़्यादा हमें फ्रेश नजर आए। तो लगता यह है कि उस्मान बुज़दार की पंजाब हुकूमत जेल में मियां साहब का जो ख्याल रख रही है वो उससे कहीं बेहतर है। जो वो 6-7 हफ्ते की जमानत के दौरान जाती उम्र में रहे, उससे ज़्यादा फ्रेश वो लग रहे थे। लगता यह है कि उस्मान बुज़दार की पंजाब हुकूमत मियां साहब की काफ़ी जो है वो खिदमत कर रही है जेल के अंदर, और बड़ा ख्याल रखा जा रहा है मियां साहब का। अच्छा सदीक, आखिर में आपसे जानना चाहूँगी कि इसका जो भी फैसला आ सकता है, और आज जो हमने बताया कि जो पेशरफ्त हुई है और एतराफ़ किया उसने खुद, तो इसका मरियम बीबी पर क्या असर होगा? ये फैसला उनके खिलाफ कितना सख्त हो सकता है? क्योंकि मरियम बीबी जो हैं वो बड़े दबंग अंदाज में उन्होंने एंट्री मारी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वीडियो स्कैंडल ब्रेक किया, और साथ ही उन्होंने कह दिया कि और भी बड़ी वीडियोज़ हैं। देखें, एक तो बात यह है कि ये जो कहते थे और भी बड़ी वीडियोज़ हैं, तो अभी तक कोई वीडियो आई तो नहीं है। लगता यही है कि ये बस इदारों को ब्लैकमेल कर रहे थे। और जो नासिर भट्ट हैं, उन्होंने अभी एक सोशल मीडिया पे इंटरव्यू जो दिया, उसमें भी उन्होंने आधे घंटे के इंटरव्यू में सिर्फ एक और नाम लिया। उन्होंने कहा जी मुझे साकिब निसार साहब ने बुला के, जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने बुला के कहा कि मुल्क हालत जंग में है, लिहाजा उन्होंने ये जज अरशद मलिक के हवाले से कहा कि जज अरशद मलिक को साकिब निसार साहब ने बुला के कहा कि मुल्क हालत जंग में है, लिहाजा आप नवाज शरीफ को सजा दें। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है, कोई बात नहीं है, सिर्फ एक उन्होंने बात की, कोई वीडियोज़ नहीं है। और मरियम के हवाले से जो आपने बात की, देखें सबसे ज़्यादा इसमें जो मसला आएगा वो मरियम को आएगा, क्योंकि ऑडियोज़ और वीडियोज़ रिकॉर्ड करने वाले और किरदार हैं, लेकिन उन वीडियोज़ को एडिट करके जो चलाया वो मरियम सफदर साहिबा ने चलाया। नाज़रीन तक पहुंचाने वाली तो यही है, हाँ बिल्कुल, अपनी चालाकी इस्तेमाल करते हुए। हाँ बिल्कुल, तो सबसे ज्यादा उनके ऊपर इस चीज का होगा कि उन्होंने एक ऐसी ऑडियो या वीडियो जिसको आप कोई ऑन करने को तैयार नहीं है, तो उस वीडियो और ऑडियो को उन्होंने मीडिया के जरिए पूरी कौम को दिखाया और एहतसाब के पूरे अमल को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। और अकाउंटेबिलिटी के जो प्रोसीजर है, जो ये जो इंसाफ के जो चीज़ें हैं, जो सिस्टम चल रहे हैं, उसको ठेस पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन देखते हैं कि अब FIA इसको कितनी तेज़ी से मामलात को आगे बढ़ाती है। जाहिर है ये काम तो अब FIA का है, क्योंकि वो इस केस को देख रहे हैं। चलिए जी, तेज़ी से हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। सदीक जान, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, अपनी बड़ी खबर ब्रेक करने के लिए। आपके लिए इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखेगा, ढेर सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।